Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज हो गई है 9th ऑफ जून, जिसमें आपका आज का यानी कि 9 जून का आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड के द्वारा. सो गाइज, उसमें जितने भी उस शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं. यस गाइज, यू हर्ड मी करेक्ट. इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल दोज जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 9th ऑफ जून के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं. विच मीन्स कि ऑल इन शॉर्ट हम आज इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे 9th जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का. सो गाइज, अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने आज इस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है, तो प्लीज अगर मैं किसी चीज को मिस कर देती हूँ तो जरूर से उसको कमेंट में मेंशन कर देना, सो दैट इट हेल्प दी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. और अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, तो गाइज आप लोगों के लिए भी ये वीडियो उतना ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में से आपको इन क्वेश्चंस में से कुछ पूछ लिया जाए या उनसे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए. तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 9th ऑफ जून के आपके फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे. एंड गाइस, क्वेश्चंस देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको समय समय से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, एग्जाम एनालिसिस वीडियोज मिलते रहते हैं, प्रेपरेटरी वीडियोज मिलते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So now let's quickly move into the video and look for the question. तो गाइज, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आज आपके पेपर में पूछा गया था, और अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन हमने जो एनटीपीसी की प्रेपरेटरी वीडियोस जो हम लेकर आए थे सीरीज, उसमें हमने आपसे शेयर करा था. तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको इसका आंसर जरूर से पता होगा, बिकॉज हमने आपको इसके लिए प्रिपेयर करवाया था. तो इसीलिए गाइज मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो सारे प्रेपरेटरी वीडियोस देखना जो कि हम चैनल पर लेकर आते हैं, बिकॉज आप चाहे मानो चाहे ना मानो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. और उसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन शेयर करे थे उसी में ये क्वेश्चन भी हमने शेयर करा था, और देख लो आज की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछ ही लिया गया है आपसे. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि विच रिबेलियन वॉज भोलेनाथ तिवारी एसोसिएटेड विद एज अ फ्रीडम फाइटर. तो गाइज, भोलेनाथ तिवारी जो हैं ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और वो जो सिपॉय रिबेलियन रिवोल्ट था 1857 का, जो सिपाही विद्रोह था उसके वो बहुत एक प्रोमिनेंट आप कह सकते हो, एक प्रॉमिसिंग फ्रीडम फाइटर रहे थे. सो द सिपॉय रिबेलियन ऑफ 1857 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच टैब कैन बी यूज्ड टू सेट द मिडल मार्जिन ऑफ पेज इन एमएस वर्ड. तो अगर आपको एमएस वर्ड में किसी भी तरह का कोई मिडल मार्जिन हुआ या फिर जिसको हम बोलते हैं ना लेफ्ट राइट सेंटर, वो वाली चीजें अगर करनी है तो उसके लिए आपको कौन सा टैब यूज करना होगा. तो उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब यूज करना होगा. सो पेज लेआउट टैब इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट. गाइज, बहुत सिंपल है, ये तो हर किसी को आता ही होगा. सो गाइज, कॉपी और पेस्ट अगर आपको करना है किसी भी टेक्स्ट को, आपको कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज कर लेना है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज कर लेना है. सो कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स होते हैं गाइज, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है. सो गाइज, इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिकली आर्टिफिशियल क्रिएटेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू इन अ नटशेल कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या है. सो सबसे पहली चीज, ये जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स होते हैं इनको हम सिंथेटिक या फिर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या और कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड आइदर सिंथेटिक और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आपको पता होने चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द अदर नेम फॉर आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स. इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो
बहुत ज्यादा ही उनकी इनस्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा इनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी जो हो गई, ये एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं, एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी और शॉर्ट हाफ लाइफ जिनकी होती है, तो ये चीज भी इसी का ही पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स का। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, लेबोरेटरीज में जब न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं तब इनको प्रोड्यूस किया जाता है, मेकिंग देम नॉट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन होता है ये लैब में होता है, लैब में ही इनका प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है, सब कुछ होता है। तो इसीलिए ये ना ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको अर्थ पर पैदा होते हुए कहीं दिखाई नहीं देंगे कि हाँ भाई अर्थ पे वैसे कहीं ऑर्गेनिकली जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर हम और अगर चीजें अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो गाइज वो रेडियो एक्टिव होते हैं, एंड दे ऑफन हैव यूजेस इन साइंटिफिक, जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं साइंस से रिलेटेड। जैसे आपको कोई भी लैब में कुछ फर्दर टेस्टिंग करनी है, उसमें भी इनका योगदान होता है, उसमें भी इनको यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर आप कह सकते हो एज अ बेसिक मेडिसिन। तो ये चीज भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो गाइज ये है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिफिशियली जो एलिमेंट्स होते हैं क्रिएटेड उनकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत अंडर पंचायती राज क्या होता है? तो गाइस प्राइम फंक्शन जो पंचायती राज का होता है वो आपका ये होता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें आपको क्या करना है, जो लोकल डेवलपमेंट होता है ना, ठीक है, उनका जो बेसिक मैं बता रही हूँ, जो बेसिक उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है दैट दे हैव टू डेवलप द डूइंग ऑफ लोकल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, दैट दे हैव टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो कि विलेज लेवल पर हों, और विलेज के जितने भी लोग होते हैं उनको किसी ना किसी तरह से इन डेवलपमेंट्स का फायदा हो। बिकॉज अगर उन्हीं लोगों को उस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो विच मीन्स इट इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये जो होता है ये प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी ग्राम पंचायत का। ओके, नेक्स्ट इज विच इज अ नॉन वोकल फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। सो गाइज हमें पता है हमारे इंडियन फॉर्म्स ऑफ डांसिंग जो है उसमें इस तरह के भी कुछ डांस हैं जिसमें वोकल रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनको हम नॉन वोकल डांस फॉर्म्स बोलते हैं। तो ऐसे कुछ डांस फॉर्म्स कौन से हैं? तो ऐसे कुछ नॉन वोकल डांस फॉर्म्स है गाइस, कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी, जिसमें आपको वोकल जरूरत ही नहीं होती, तो इसीलिए उसको नॉन वोकल नाम दिया गया है। ओके, अगला है टेरेस फार्मिंग जो कि हिली एरियाज में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेंस स्लोप्स होते हैं उसको कट डाउन कर देते हैं इनटू स्टेयर्स। ठीक है, स्टेयर्स फॉर्म कर देते हैं और उन्हीं पर ही फिर खेती करी जाती है, फार्मिंग सॉल्यूशंस होते हैं। तो गाइस इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक और कॉमन नेम दिया गया है इस टेरेस फार्मिंग को, या फिर स्टेयर फार्मिंग आप कह सकते हो। तो वो जो नाम होता है आपसे पूछा गया था उसका नाम क्या होता है, तो गाइज उसको हम स्टेप फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो टेरेस फार्मिंग हो गई, स्टेप फार्मिंग हो गई, उसको हम स्टेप फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और एक और नाम उसे दिया जाता है वो है वेदिका फार्मिंग। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं, सो टेरेस फार्मिंग एंड वेदिका फार्मिंग। Okay, next question. Which language was added to the 8th schedule in the 71st constitutional amendment? तो guys तीन ऐसी languages हैं जो कि 71वां आपका जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ऐड करी गई हैं, जो कि हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये तीनों लैंग्वेजेस आपको जान लेना है, जो कि 71वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके अंतर्गत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें एडेड की गई थी। ठीक है। Okay, next is how many islands are there in Andaman and Nicobar Island? So guys, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहां पे a total of 572 islands. Okay, 572 islands. 572 islands are available in that main island of अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और जिसमें से जो 37 आइलैंड्स हैं वो इनहैबिटेड हैं। तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 572 आइलैंड्स जिसमें से 37 जो हैं वो इनहैबिटेड हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
Next question, which bank recently addressed the 90th anniversary celebration? So guys, 90th anniversary celebration की अगर हम बात करें तो it is Reserve Bank of India. Next is, when did the Chuar rebellion take place? So guys, it happened in 1978, 1798 to 1799. Okay, not 19. I'm so sorry about it. So अगर हम बात करें छुआ रिबेलियन की, तो गाइस छुआ रिवोल्ट जो हुआ था ये आपका 1798 से 1799 तक हुआ था. ओके, अगला है, व्हाट नेम डू द जारावा ट्राइब्स ऑफ अंडमान कॉल देयर होम? सो गाइज, अगर हम बात करें एक ऐसी जनजाति की जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है, तो गाइज उसका नाम है जारवा ट्राइब, जारवा जनजाति. और ये जो जारवा जनजाति है ये अपने घरों को किस नाम से बुलाते हैं? तो गाइज वो अपने घरों को बोलते हैं चड्ढास. So Chadhas is the correct answer, which is a basic name given by the Jarawa tribes of Andaman to their homes. Okay, next is, what is the theme of World Expo 2025? So guys, अगर हम theme की बात करें तो थीम तो थी कि डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटीज फॉर आवर लाइव्स. ये थी थीम, जो कि ये जो एक्सपो हुआ था वर्ल्ड एक्सपो 2025 का, इनफैक्ट अभी हो रहा है, इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट. और अगर हम बात करें कि कब से कब तक हुआ है, सो गाइस 13th ऑफ अप्रैल से ये शुरू हो चुका है और 13th ऑफ अक्टूबर तक ये चलेगा. और ये कहाँ कराया जा रहा है? ये ओसाका जापान में आयोजित किया जा रहा है विद द थीम ऑफ डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स. तो ये हो गया थीम, ये हो गया डेट्स, और ये कहां पर किया जा रहा है. Okay, next question. When a new territory joins a country, like when a new state is added to a country, ठीक है, जब हम किसी स्टेट को एक कंट्री में ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो सिटीजनशिप होती है इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, किसके अंडर आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गाइज, इफ वी टॉक अबाउट द सिटीजनशिप, तो वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसका ध्यान रखती है, या फिर आप कह सकते हो रेलिवेंट जो भी अथॉरिटी होती है ना. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अभाव है, उसके अभाव में तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी होगी या तो उस पर्टिकुलर स्टेट की या कंट्री की, वो उसका ध्यान रखेगी. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2019? तो गाइज 2019 की अगर अपन TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट देखें इंडिया की, तो रही है वो 2.12. सो 2.12 इज द करेक्ट आंसर. और 2.12 जो था वो गाइज डिक्रीज हुआ था क्योंकि साल 2018 की हम बात करें तो साल 2018 में इट वाज 2.18. तो 2.18 से 2.12 हो गया था एक ही साल में. Okay, next question. What special day was organized on the occasion of the 150th birth anniversary of Lord Birsa Munda in 2024? So guys, साल 2024 में जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाया गया. किस नाम से नाम दिया गया था? जनजातीय गौरव दिवस. ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस नाम दिया था उनकी 150th जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसको. सो जनजातीय गौरव दिवस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन कैंपेन है उसकी फंडिंग कौन करता है? सो गाइस, वर्ल्ड बैंक हो गया. बेसिकली बहुत अलग अलग आपको वैसे ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक गिवन था, तो वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर. और अगर इसके अलावा आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ सोर्सेज जो कि उसको फंड करते हैं वो प्रेजेंट है आपके ऑप्शंस में, तो आप देख सकते हैं. तो जिसको हम गाइस न्यूट्रिशन कैंपेन को हम पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, जो न्यूट्रिशन कैंपेन को हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं. और जो पोषण अभियान है ये बेसिकली एक ऐसा न्यूट्रिशन कैंपेन है इंडिया में शुरू किया गया है जिसको बहुत अलग अलग सोर्सेस फंड करते हैं. और उन सोर्सेज में अवेलेबल है सबसे पहले तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो, और उसके बाद नाम आता है वर्ल्ड बैंक का. और उसके अलावा भी कुछ और ऐसी इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसकी फंडिंग में. ठीक है, तो आप ऑप्शन में ध्यान रखना क्या आपको दिया गया है.
इसके बाद अगर हम बात करें कि इसी पोषण अभियान की, तो गाइज जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने इस कैंपेन को लॉन्च करा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो पोषण अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। सो इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसने इसको लॉन्च करा है कैंपेन को। और जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर पोषण अभियान को। इसके बाद हम बात करें नीति आयोग की, तो गाइज नीति आयोग का भी एक क्रूशियल रोल है इस कैंपेन को शेप अप करने में, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये जो पोषण अभियान है ये कब और किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो गाइज 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत करी गई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये हुआ आपके पोषण अभियान के बारे में। Okay, next question. Who led the first tribal revolt against the British exploitation in 1784? तो गाइस इसका सीधा सीधा एक ही आंसर है, वो है तिलका मांझी। तो तिलका मांझी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने जो सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था 1784 में जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हुआ था उसको लीड किया था। तो तिलका मांझी इज द करेक्ट आंसर। एंड जो तिलका मांझी थे ही बेसिकली वाज अ लीडर फ्रॉम द पहाड़ी, मतलब हिल्स जो होते हैं ना, हिली पीपल आप कह सकते हैं, हिल पीपल या फिर हिली एरियाज में जो रहने वाले लोग होते हैं जिनको हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने इसको स्टार्ट करा था, जो कि वहाँ के पहाड़ी लोगों की जो कम्युनिटी थी उसके लीडर थे। उन्होंने एक आर्म्ड रेजिस्टेंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शुरू करा था, जिसका नाम दिया गया था, ये जो इनका ट्राइबल मोमेंट था, ट्राइबल रिवोल्ट था, उसका नाम ये दिया गया। तो तिलका मांझी जो थे उन्होंने मोबिलाइज भी करा था आदिवासीज को एक आर्म्ड फोर्स में, जिससे कि उनको ब्रिटिश रिसोर्स जो ग्रैबिंग होती थी और ब्रिटिशर्स जो उस समय में इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करते थे उसको रोक सके। Okay, next is where was the 13th edition of Joint Military Exercise Agni Warrior XAW 2024, which is basically a bilateral exercise between the Indian Army and the Singapore Armed Forces held. तो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ हुई थी और किन दो कंट्री के बीच में है, ये आपको जान लेना है, ठीक है। ओके, तो ये जो 13th एडिशन था जिसमें हमने नाम दिया है अग्नि वॉरियर, ठीक है, XAW 2024, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, एक ऐसी बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी और सिंगापुर के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में की जाती है। ये हुई थी गाइज एट द फील्ड फायरिंग रेंजेस देवलाली महाराष्ट्र में इसका कंडक्ट करवाया गया था। तो देवलाली महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। और ये जो एक्सरसाइज है ये कंक्लूड हो गई थी 30th नवंबर 2024 को, आफ्टर अ 3 डे पीरियड, 3 दिन तक चली थी और 30 नवंबर 2024 को कंप्लीट हो गई थी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Which country was ranked first in the Global Climate Change Performance Index 2025? So guys, इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। सबसे पहले वैसे हम बात करें ना तो इसमें नंबर 1 जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होती है ना, वो अपने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रखती है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे आएगी। पर अचंभे की बात यह है गाइस, सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि उनकी जो इंडेक्स में जो उन्होंने स्टैंडर्ड रखे थे उस स्टैंडर्ड तक कोई भी हमारा इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कोई भी हमारा ऐसा देश नहीं था जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से फर्स्ट आया हो। लेकिन क्योंकि जो डेनमार्क था वो फोर्थ आया था, ठीक है, ना कोई फर्स्ट आया, ना कोई सेकंड आया, ना कोई थर्ड आया, बट क्योंकि जो डेनमार्क था वो ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस शो करने के बाद वो फोर्थ आया था। तो क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कोई नहीं था तो डेनमार्क फर्स्ट हो गया। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वैसे जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो CCPI है 2025 का, उसमें किसी भी कंट्री ने ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग एक्सेल नहीं करी थी, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो कि वेरी हाई को अचीव कर पाई थी। बट बिकॉज ये 3 पोजीशंस वेकेंट थी और डेनमार्क जो था वो फोर्थ रैंक पे था, इसीलिए वो हाईएस्ट रैंक्ड कंट्री बन गया
फोर्थ होते हुए भी, क्योंकि उसने अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस डेमोन्स्ट्रेट करी है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रोल में और क्लाइमेट पॉलिसी में। तो ये आपका डेनमार्क जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन बॉयज परफॉर्म द ट्रेडिशनल फोक डांस जिसका नाम है भांगड़ा। ठीक है, पंजाब में जब लड़के जो हैं, आदमी लोग जो हैं, वो भांगड़ा करते हैं, तो गाइज यूजुअली कॉमनली आप कह सकते हो जो फीमेल्स होती हैं वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं। अब इस पे आप कहोगे कि भाई वो भी भांगड़ा करती हैं, बट नो, देर इज अ सर्टेन नेम गिवन टू दैट डांस परफॉर्म्ड बाय द लेडीज वाइल द मेल परफॉर्म द भांगड़ा, तो उसका नाम है गिद्दा। तो जो फीमेल है वो गिद्दा परफॉर्म करती है, सो गिद्दा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीवीडी। तो गाइज जो डीवीडी प्लेयर होता है ना, इट बेसिकली यूज अ रेड लेजर जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 474 टेट्रा ओ सॉरी टेराहर्ट्ज की। ठीक है, विच इज टी एच जेड, इसीलिए हमने टी एच जेड शॉर्ट में लिख दिया है बिकॉज इट इज 474 टेराहर्ट्ज, जो कि 650 एनएम का कॉरेस्पॉन्डेंस से होता है। Okay, next is which of the constitution amendment does not amend on DPSP? तो गाइज जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि हमारा 1976 में बना था, बाय विच जो वर्ड्स है, ठीक है, सोशलिस्ट हो गया, सिक्योलर हो गया, सिक्यूलर आप कह सकते हो, और इंटेग्रिटी हो गया, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रेम्बल में ऐड करे गए थे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1986 का, इसमें भी काफी नए नए ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल जोड़े गए थे जो कि हमारी स्टेट पॉलिसी के होते हैं, जिसमें हमारा जो आर्टिकल 39 ए है, 43 ए है और 48 ए है, ये आर्टिकल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। Okay, next question. Which African country was the first to eliminate river blindness? So guys, सबसे पहली ऐसी कंट्री जिसने रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म किया था, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, वो था नाइजीरिया। Okay, next question. After how many days did Sunita Williams return from space? So guys, जो सुनीता विलियम हैं वो 286 के कंप्लीट डेज के बाद स्पेस से वापस आई हैं, और जो नासा एस्ट्रोनॉट हैं वो सुनीता विलियम्स जो हैं, और उनके साथ साथ 9 लोगों का भी क्रू मौजूद था जिसको सेफली अर्थ पे वापस लाया गया है, अ टोटल ऑफ 286 डेज के बाद, जो कि स्पेस से वापस आए हैं। उनका जो मिशन था, जो कि इनिशियली प्लान करा गया था सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम इंसानों के हाथ में नहीं होती है, एंड उसको प्रेडिक्ट करना भी आसान नहीं होता, तो गाइस जब अर्थ पर ही नहीं होता तो मून पर तो बहुत अलग चीजें हैं, राइट। तो स्पेस पर जब वो गई थी तो प्लान ये था कि सिर्फ 10 दिन के बाद वापस उनको लेकर आ जाया जाएगा, बट टचवुड 286 डेज होने के बाद भी वो बहुत सेफली, हम कहेंगे कि वो वापस अर्थ पर लाकर लेकर आई गई हैं। सो 286 डेज इज द करेक्ट आंसर। Okay, next is the distance between the page margins and the text boundaries is called what? तो गाइज उसको हम बोलते हैं, उसका नाम दिया जाता है इंडेंट, इंडेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, इंडेंट और इंडेंटेशन। ओके, विच कंट्री इज द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो गाइज अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट साइड में अगर कोई कंट्री है तो वो है म्यांमार, सो म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। सो इट इज बाउंडेड बाय भूटान टू द वेस्ट। अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो वेस्ट में कौन सा है? तो गाइज 160 किलोमीटर्स वेस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज भूटान। ठीक है, यस। और इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और किलोमीटर्स में अगर हम बात करें तो 1080 किलोमीटर्स में है। और इसके बाद अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार इज लोकेटेड टू द ईस्ट विद अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर्स। ठीक है, वो इंटर स्टेट बाउंड्रीज शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है? नागालैंड के साथ।
नागालैंड के साथ वो शेयर करता है ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, और असम के साथ कहाँ शेयर करता है, असम के साथ शेयर करता है साउथ में. सो दैट इज ऑल अबाउट द sharing and direction. That's it guys. Those were the very important GK GS questions जो कि आज यानी कि 9th of June के फर्स्ट शिफ्ट के आपके RRB NTPC के पेपर में पूछे गए हैं. I hope you liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां आपको समय समय पर इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस मिलते रहेंगे. अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, या भी किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन हो, तो please do let us know and comment that down below in the comment section. We will come up with the solution for all those queries. आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.